बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4, मिलर हार्ले एंड इसका नाम है एवोल्यूशन अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो इस चैप्टर में हम एवोल्यूशन और उसका जो हिस्ट्री है वो सारी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एवोल्यूशन क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। द चेंज ओवर टाइम इन अ स्पीशीज़ में वक्त के साथ साथ जो चेंज होता है उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। चार्ल्स डार्विन ने एक्सप्लेन किया था एवोल्यूशन को एज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, मतलब जो भी अब तक जो मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन हुई है उनके एंसेस्टर फॉर्म से। और प्री डार्विन से पहले भी एवोल्यूशन का कंसेप्ट मौजूद था। तो प्री डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सबसे पहले एम्पिडोकस हैं, इन्होंने कंसेप्ट ऑफ चेंज दिया इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फिर जॉर्ज लॉइस बफन थे, कंपैरेटिव एनाटॉमी वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन्होंने हमें बताया क्या होते हैं, ये सारे डार्विन से पहले थे। फिर इरास्मस डार्विन आ गए, ये एक फिजिशियन थे एंड ग्रैंडफादर थे चार्ल्स डार्विन के। आई इंटरेस्टेड इन क्वेश्चंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, और ये भी कि हाउ द स्पीशीज़ और का ओरिजिन कैसे हुआ ये भी इसमें इंटरेस्टेड थे। लमार्क, जीन बैप्टिस्ट लमार्क वॉज अ फ्रेंच जोलॉजिस्ट, ये एक फ्रेंच जोलॉजिस्ट था, ये भी डार्विन से पहले था और इसने स्टडी किया था एनिमल क्लासिफिकेशन। लमार्क बिलीव दैट एनिमल्स डिवेल्प न्यू ऑर्गन और modify existing organ due to environmental problems. The use of organ make it highly developed and the disuse of organ cause it degeneration. तो ये लमार्क का कंसेप्ट था। उसके बाद क्रिटिसिज्म एंड ऑब्जेक्शन टू द थ्योरी ऑफ लमार्क। लमार्क की जो थ्योरी थी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनी, क्योंकि लमार्क पब्लिश्ड हिज थ्योरी 1802 में, और दिस थ्योरी कुड नॉट कंटिन्यू कन्विंस मोस्ट साइंटिस्ट, ज़्यादातर साइंटिस्ट को ये कन्विंस नहीं कर सकी, क्योंकि मैकेनिज़्म में रीज़नेबल एविडेंस नहीं थे कि किस तरह से यूज़ एंड डिसयूज़ जो है वो इनहेरिटेड होते हैं। तो इस वजह से इसकी थ्योरी को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ा। डार्विन जो अर्ली ईयर्स थे एंड उस जर्नी, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो था वो फरवरी 1809 में बॉर्न हुआ था। हिज फादर वॉज फिजिशियन, उसका फादर जो था वो फिजिशियन था, और डार्विन को बचपन से ही डॉग्स एंड बर्ड्स वगैरह को कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक होता था। ही एंटर्ड मेडिकल स्कूल इन 1825 स्कॉटलैंड। चार्ल्स वॉज इनरोल्ड एट क्रिस्ट कॉलेज इन कैम्ब्रिज एंड ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स इन 1831 में। डार्विन डेवलप्ड अ कीन इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग बीटल्स ड्यूरिंग हिज स्टे एट कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में रहते हुए उसे बहुत ज़्यादा शौक था कि वो बीटल्स वगैरह को कलेक्ट करता था। जॉन्स एस हेंसलॉ, ये एक बोटेनिस्ट थे कैम्ब्रिज में, उनकी कंपनी में भी रहा डार्विन, और उसने नॉमिनेट किया डार्विन को कि वो जो है मैपिंग एक्सपेडिशन में एज अ नेचुरलिस्ट के तौर पे जो है वो सर्व करे। डार्विन मेड न्यूमरस कलेक्शन, ही सेंट हिज कलेक्शन टू द कैम्ब्रिज। उसने जो भी कलेक्शन बनाई, जो भी से कलेक्शन मिली उसने वो कैम्ब्रिज में सेंड कर दी। और डार्विन ने तकरीबन 5 हफ्ते गैलापागोस आइलैंड पे स्पेंड किए ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसने ये जो है एक राइट ऐसे लिखा, इट वाज पब्लिश्ड इन 1859 में पब्लिश किया गया। इट रेवोल्यूशनाइज्ड बायोलॉजी, और इसने पूरी बायोलॉजी के अंदर तहलका मचा दिया। तो इसी वजह से डार्विन जो है वो बिलीव करता था कि अर्थ और इसके इनहेबिटेंट्स जो थे वो 6000 ईयर्स अगो क्रिएट हुए थे। जियोलॉजी, द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी, और डार्विन ने चार्ल्स लाइल की बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, उसको भी स्टडी किया। Theory of uniformitarianism. According to this theory, forces of wind, rains and river, volcanoes and geological uplift shape the earth today. के जो भी हवा, बारिश, दरिया और इन सारी चीज़ों ने अब जो अर्थ है उसको शेप अप किया है। फॉसिल एविडेंस भी हमें बताते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है, जैसे हिस्टोलॉजिकल डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और देयर इम्प्रिंट प्रिजर्व्ड इन द रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। HMS बीगल रीच साउथ अमेरिका, और ये हिज मेजेस्टी शिप थी जो कि साउथ अमेरिका में पहुंची थी। डार्विन डग द ड्राई रिवर बेड्स ऑफ द पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना, और फॉसिल्स डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। ही फाउंड फॉसिल्स ऑफ एन एक्सटिंक्ट हिप्पोपोटामस और लाइक एनिमल उसने वहाँ पे देखा, जिसे आज के दौर में टोक्सोडॉन भी कहते हैं। ही आल्सो फाउंड हॉर्स लाइक एनिमल द थोएंथेरियम, बोथ ऑफ दीज फॉसिल्स वर एनिमल। ये दोनों के दोनों फॉसिल्स जो थे वो एनिमल्स थे। फॉसिल सिमिलर टू अदर एनिमल, अच्छा फॉसिल वहाँ पर ऐसे भी मिले जो दूसरे एनिमल से सिमिलर थे। डार्विन आल्सो फाउंड फॉसिल्स ऑफ जायंट आर्माडिलोस एंड जायंट स्लॉथ्स। Darwin also found similar fossils in the region. They had different size. Fossils were not new to Darwin, क्योंकि वो बिलीव करता था कि जो भी रिमेन्स है ऑर्गेनिजम्स के वो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स से बने हैं, लाइक कोई
डिस्ट्रक्टिव इवेंट से ये सारे फॉसिल्स, जिस तरह से तूफ़ान नूह में सबसे ज़्यादा जो है वो उसकी वजह से फॉसिल्स ज़मीनों से बहुत ज़्यादा मिले थे। अच्छा, गैलापागोस आइलैंड में जब वो गया तो उसने वहाँ पर क्या देखा, एचएमएस बीगल गैलापागोस आइलैंड पे स्टॉप हुई और यहाँ पर उसने वेस्टर्न शोर ऑफ साउथ अमेरिका है, एक्चुअली ये गैलापागोस आइलैंड जो है साउथ अमेरिका का आइलैंड है। इसको गैलापागोस इसलिए कहते हैं बिकॉज़ यहाँ पे टॉर्टोइस की स्पीशीज़ है, जिस जो उसको गैलापागोस की टॉर्टोइस स्पीशीज़ का नाम है। तो फिर इसलिए इसका नाम भी गैलापागोस आइलैंड बन गया, क्योंकि यहाँ पे वो टॉर्टोइस स्पीशीज़ रहती थी जो कि 250 केजी थी और 200 टू 250 ईयर्स तक उनकी लाइफ थी। टॉर्टोइस आल्सो सिमिलर टू मेनलैंड, और ये जो टॉर्टोइस थे जो गैलापागोस पे थे, ये मेनलैंड यानी साउथ अमेरिका से सिमिलर मिलते जुलते थे। देयरफॉर द टॉर्टोइस ग्रेजुअली इंक्रीज इन नंबर। अच्छा, आइलैंड पे क्योंकि प्रेडेटर नहीं था कोई, इसलिए उनका नंबर इंक्रीज होता गया और फिर वहाँ पे दो तरह के टॉर्टोइस मिले। यानी ड्राई रीजन वाले जो टॉर्टोइस थे उनकी नेक जो थी वो लॉन्गर थी, और जो वेट रीजन वाले टॉर्टोइस थे उनकी नेक शॉर्टर थी। गैलापागोस फिंचेस वर स्पैरो लाइक बर्ड्स। गैलापागोस की जो फिंचेस थी वहाँ उसे वो बर्ड लाइक स्पैरो लाइक बर्ड्स थे, और गैलापागोस फिंचेस की भी कॉमन एंसिस्ट्री थी। अगरचे वो स्पीशीज़ सारी डिफरेंट थी लेकिन उनकी एंसिस्ट्री कॉमन थी। एंसिस्टर ऑफ फिंचेस लिव्ड ऑन द मेनलैंड, और इसके जो एंसिस्टर्स थे फिंचेस के वो साउथ अमेरिका यानी मेनलैंड में रहते थे। The 14 species of finches, they have different in their size and shape of bills. वहाँ पे जो 14 species थी finches की वो अपने bills की shape and size से different थी। मतलब उनकी जो डिफ्रेंशिएशन पॉइंट था वो उनकी बिल, जो उनकी चोंचें थी उनका साइज़ और शेप डिफरेंट था। द फिंचेस ऑफ द गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ एडॉप्टिव रेडिएशन। और इसी फिंचेस ने जो है वो इंफॉर्मेशन हमें दी, प्रोवाइड की एग्जांपल ऑफ एडॉप्टिव रेडिएशन, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉर्म्स फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू द ओपनिंग ऑफ न्यू हैबिटेट इज कॉल्ड एडॉप्टिव रेडिएशन। मतलब न्यू फॉर्म का अपनी एंसेस्ट्रल फॉर्म से बनना जब वो एक नए हैबिटेट में जाके रहती हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पर कंडीशन डिफरेंट होंगी, इसलिए उसे हम एडॉप्टिव रेडिएशन कहेंगे। उसके बाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने फिर आपको पता है कि एक थ्योरी पेश की थी जो कि नेचुरल सिलेक्शन था। उस पर डार्विन ने जैसे ही इंग्लैंड से रिटर्न टू द इंग्लैंड इन 1836 वो वापस पहुंचा, तो उसने नेक्स्ट 17 ईयर्स तक डार्विन ने नोट्स पर काम किया और स्पेसिमेंस पर काम किया जो वहाँ से वो अपने सफ़र के दौरान जमा करता रहा था। इनिशियली डार्विन वॉज अनेबल टू फाइंड अ नेचुरल प्रोसेस टू सिमिलर artificial selection. However, he read an essay by Thomas Malthus in 1838 entitled Essay on the Principles of Population. इसकी बेस पर फिर उसने जब वो ऐसे पढ़ा तो उसे पता चल गया वाकई के आर्टिफिशियल सिलेक्शन जिसमें ब्रीडर्स खुद अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसा जो प्रोसेस है वो नेचुरल सिलेक्शन भी वैसे, यानी कुदरत जो है वो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करती है। तो उसकी बेस पे डार्विन ने 1844 में फॉर्मुलेट किया था नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया। ओवर प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लाइक फीमेल ऑयस्टर्स अबाउट 1 बिलियन एग्स विद ईच स्पॉनिंग, और अगर सी स्टार रिलीज 1 बिलियन एग्स, तो इतनी ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो गई है, जाहिर सी बात है फिर जो बेस्ट एग होगा वही आगे जाके फर्टिलाइज होगा। जेनेटिक वेरिएशन दूसरा पॉइंट था इसका कि इनहेरिटेड वेरिएशन अराइज फ्रॉम रैंडम म्यूटेशन टू आइडेंटिकल two individuals are never alike. Some of these variation give advantage to the animals. Struggle for survival, resources are limited. That's why जो है organism को struggle करनी पड़ती है survival के लिए. Natural selection, adoptive traits are transferred in subsequent generation. जो भी traits होती हैं फिर वो subsequent generation में transfer हो जाती हैं. The organism with maladaptive traits, अब organism जिनके अंदर traits अच्छी नहीं आई, जाहिर सी बात है वो फिर less जो है टू रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकेंगे, जाहिर सी बात है उनके अंदर ट्रेड्स अच्छी नहीं आई। देयर फॉर मेल एडॉप्टिव ट्रेड्स बिकम लेस फ्रिक्वेंट इन पॉपुलेशन। मेल एडॉप्टिव ट्रेड जो है वो पॉपुलेशन में लेस फ्रिक्वेंट होंगी। एडॉप्टेशन क्या होता है? व्हेन चेंज इन अ फिनोटाइप इंक्रीज चांस ऑफ एन एनिमल बाय रिप्रोड्यूसिंग सक्सेसफुली, उसे हम एडॉप्टेशन कहेंगे। और व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इनकाउंटर न्यू इन्वायरमेंट, ये उस वक्त एक्सप्रेस होता है जब ऑर्गेनिज्म एक नए इन्वायरमेंट में जाकर रहता है। एडॉप्टेडनेस और फिटनेस क्या है? ये मेजर है कैपेसिटी फॉर सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन इन अ गिवन इन्वायरमेंट। अल्फ्रेड रसेल वैलिक थे, एक्सप्लोरर थे अमेजोन वैली के। ही लेड अ ज़ूलॉजिकल एक्सपेडिशन टू द मैले आर्चिपेलागो
और ये जो एरिया था यहाँ पे काफ़ी ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस थी, और उसने अपनी जो थ्योरी लिखी थी जो सेम टू सेम डार्विन की थ्योरी थी, तो उसने ये अपनी थ्योरी सेंड की थी डार्विन को, और ताकि वो इसके ऊपर अपना जो है वो नुक्ता नज़र पेश करे। डार्विन ने जब देखा कि उसकी थ्योरी जो है अल्फ्रेड वेलिक की और डार्विन की थ्योरी सिमिलर है, तो उसने वेलिक के आइडिया को पहचानते हुए उसने अपनी थ्योरी पब्लिश कर दी, जिसकी वजह से डार्विन का नाम है और वेलिक का नाम ज़्यादा नहीं है। एविडेंस फिर हमें एवोल्यूशन के मिलते हैं बायोजियोग्राफी से। बायोजियोग्राफी क्या है? स्टडी एट द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोजियोग्राफी एक्सप्लेन द रीजन ऑफ कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन. Geographical barrier, they explain how similar group of animal live in different region. Animals that inhabit Australia and Tasmania are very different from animals in other part of the world. तस्मानियन वुल्फ जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया है अब। जियोग्राफी डिवाइड द बायोजियोग्राफर डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू मेजर जियोग्राफिकल रीजन, इथोपियन, पैलियोआर्कटिक, ओरिएंटल, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन, नियरटिक, न्यूट्रॉपिकल रीजन। ये 6 रीजन है पूरी वर्ल्ड के जो बायोजियोग्राफी जो है जियोग्राफर ने डिवाइड किया है। पैलियोंटोलॉजी से भी हमें एविडेंस मिलते हैं एवोल्यूशन के। बिलीव दैट अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. पॉपुलेशन, द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज दैट ऑक्यूपाई ए गिवन एरिया एट द सेम टाइम शेयर अ यूनिक सेट ऑफ जीन्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन. ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है? द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन. द अबेंडेंस ऑफ पर्टिकुलर अलील, किसी भी अलील का खास अलील की अबेंडेंस इन रिलेशन टू द सम ऑफ ऑल अलील एट दैट लोकस, इसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील कहते हैं. जो चेंज इन द टोटल जेनेटिक मेकअप ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन. कि टोटल जो जेनेटिक मेकअप होता है पॉपुलेशन का, उसे हम एवोल्यूशन कहेंगे. टोटल जीन्स ऑफ अ ट्रेट इन अ पॉपुलेशन आर कॉल्ड जीन पूल, उसे हम जीन पूल कहेंगे. द कम्बिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड डार्विनियन एवोल्यूशनरी थ्योरी, इसे हम मॉडर्न साइंटिसिस कहते हैं या नियो डार्विनिज्म कहते हैं. स्टडी ऑफ जेनेटिक इवेंट्स इन अ जीन पूल इज कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स. जेनेटिक इवेंट्स का स्टडी जीन पूल में, उसे हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहेंगे. हार्डी वनबर्ग थ्योरम पेश किया था. टू इंग्लिश मैथमेटिशियन गॉडफ्रे एच हार्डी एंड जर्मन फिजिशियन विल्हेम विनबर्ग independently derived a mathematical model in 1908. This model explained what happened to the frequency of allele over time. The mixing of allele at meiosis and the recombination do not alter the frequency of allele in future generation if certain assumptions are met. दैट वो म्यूटेशन है, सिलेक्शन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ये सारे माइग्रेशन है. ये 4-5 जो एजम्पशन अगर नहीं होते तो फिर जो है एवोल्यूशन नहीं होता. और द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस, अगर किसी भी जीन फ्रीक्वेंसी में बाय चांस चेंज आता है उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं. जेनेटिक ड्रिफ्ट न्यूट्रल सिलेक्शन है, ना नेचुरल है ना आर्टिफिशियल है. इनब्रीडिंग इज कॉमन इन स्मॉल पॉपुलेशन. जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड इनब्रीडिंग reduce genetic variation within a population. टू स्पेशल केसेस हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के इन्फ्लुएंस ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स. एक है फाउंडर इफेक्ट और है बॉटल नेक इफेक्ट. फाउंडर इफेक्ट क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ न्यू कॉलोनी, किसी भी न्यू कॉलोनी में चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी, उसे हम फाउंडर इफेक्ट कहते हैं. बॉटलनेक इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑन अ पॉपुलेशन विच हैज़ बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक कम हो गई है बाय डिज़ास्टर, उसे हम कहते हैं बॉटलनेक इफेक्ट. लाइक चीता पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है, एलिफेंट, सील, ये बॉटलनेक इफेक्ट है. जीन फ्लो क्या होता है? चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड जीन फ्लो. Immigration or emigration disturb the Hardy-Weinberg equilibrium. Mutation, change in the structure of genes and chromosome, उसे हम म्यूटेशन कहेंगे. और नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? टेंडेंसी फॉर नेचुरल सिलेक्शन टू अकर एंड अपसेट हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड सिलेक्शन प्रेशर. 3 तरह की सिलेक्शन होती है: डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन एंड स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. डायरेक्शनल में क्या होता है कि इंडिविजुअल एट वन फिनोटाइप एक्सट्रीम आर एट डिसएडवांटेज, मतलब एक ये जो फिनोटाइपिक एक्सट्रीम है वो नुकसान में रहेगा एज कम्पेयर टू ऑल अदर इंडिविजुअल. एग्जाम्पल है पीपर्ड मॉथ, इट हैज़ 2 फॉर्म, ग्रे एंड ब्लैक. प्रियर टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और अर्ली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इनमें से जो ग्रे था
वो जो है प्रियर टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ग्रे जो था उसको वो फ़ायदे में था, और बाद में जो रेवोल्यूशन के बाद जो ब्लैक थी मोथ वो फ़ायदे में थी। इसकी डिटेल आप खुद बुक से देख लेंगे। डिसरप्टिव सिलेक्शन, इंडिविजुअल ऑफ द मोस्ट कॉमन फिनोटाइप और डिसएडवांटेज, जो बहुत ज़्यादा कॉमन फिनोटाइप होता है वो डिसएडवांटेज में एग्जांपल है स्नेल एंड शोरबर्ड्स। इसकी भी आप देख लेंगे बुक से। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, द सिलेक्शन विच फेवर द इंटरमीडिएट अगेंस्ट एक्सट्रीम, ऐसी सिलेक्शन जो इंटरमीडिएट को एक्सट्रीम्स के खिलाफ जो है, जो बीच में होता है इंटरमीडिएट होता है उसको फ़ायदा होता है। एग्जांपल हॉर्सशू क्रैब जिसे आप लिमुलस कहते हैं। स्पीशीज एंड स्पीशिएशन क्या होता है? स्पीशीज इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इन विच जीन्स आर एक्चुअली और पोटेंशियली एक्सचेंज थ्रू इंटरब्रीडिंग। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड स्पीशिएशन। न्यू स्पीशीज़ का बनने को हम कहते हैं स्पीशिएशन। द सब पॉपुलेशन आर प्रिवेंटेड फ्रॉम ब्रीडिंग, दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। प्री मैटिंग आइसोलेशन, इसमें यानी मैटिंग होने से पहले जो आइसोलेशन होती है उसे हम प्री मैटिंग कहेंगे। पोस्ट मैटिंग मतलब ऐसे मैटिंग हो चुकी है लेकिन फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट नहीं होती तो उसे हम पोस्ट मैटिंग आइसोलेशन कहते हैं। एलोपैट्रिक स्पेशिएशन में यह होता है कि स्पीशिएशन अकर व्हेन सब पॉपुलेशन बिकम ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर, यानी बीच में ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया उसकी वजह से जो स्पीशिएशन हो गई है उसे हम एलोपैट्रिक स्पीशिएशन कहेंगे। लाइक फिंचेस की एग्जांपल ले लेते हैं डार्विन की, जो कि ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से अलग हुई थी। पैरापैट्रिक स्पीशिएशन, स्पीशिएशन अकर इन स्मॉल लोकल पॉपुलेशन कॉल्ड डीम, उसे हम कहेंगे पैरापैट्रिक स्पीशिएशन। ऑल द फ्रॉग इन स्पेसिफिक पॉन्ड, ऑल द सी अर्चिन पर्टिकुलर टाइडपोल। Sympatric speciation, speciation that occur in population that give overlapping breaches, उसे हम sympatric speciation कहेंगे। इसके अलावा एक definition है phyletic gradualism, the concept that evolutionary change occur gradually over million of years is called phyletic gradualism। जैसे चार्ल्स डार्विन बिलीव करता था इस कंसेप्ट को। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टासिस इंटरप्टेड बाय ब्रीफ पीरियड ऑफ चेंज आर कॉल्ड पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। स्टासिस क्या है? द पीरियड इन विच मैनी स्पीशीज डू नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली over million of year are called stasis or equilibrium. Punctuates क्या है? The geological brief period of change is called punctuates. Mosaic evolution, change in a portion of an organism while the basic form of organism maintained, इसे हम मोज़ैक एवोल्यूशन कहेंगे। तो ये मैंने चैप्टर नंबर 4+5 जो कि एवोल्यूशन के हवाले से थे, ये मैंने सारे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं ब्रीफली, और इसकी जो आप डिटेल है वो बुक से भी देख सकते हैं, वरना इट इज़ एनफ फॉर यू। आप जो है ये मिलर हार्ले चैप्टर नंबर 4 and 5 एवोल्यूशन कंप्लीट